हेलो नमस्कार, मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज एनसीईआरटी की क्लास है इतिहास की, जो पाठ आपका तीसरा जो पाठ है चैप्टर नंबर 3, जो आपकी किताब चलती है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट, उसका जो तीसरा चैप्टर है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है परिवार, बंधुत्व और समाज। ये जो पूरा पाठ है वो पूरा महाभारत के ऊपर रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर आपने जो तीसरा चैप्टर है वो अपना पूरा महाभारत के ऊपर है। अब आप कह दोगे कि सर महाभारत के ऊपर है तो आप इसके अंदर कहानी भी सुनाएंगे महाभारत के बारे में कि किस प्रकार से अर्जुन का जन्म होता है, किस प्रकार से युधिष्ठिर का जन्म होता है, किस प्रकार से भीष्म पितामह का जन्म होता है। यानी महाभारत का जिक्र करते ही आपके सामने जो बी आर चोपड़ा की जो महाभारत है उसका दृश्य आपके आंखों के सामने आ गया होगा, जो काफी पुराना सीरियल रहा करता था महाभारत, जो पहला रीमेक बना था महाभारत का। आजकल तो कई रीमेक आ गए महाभारत की, लेकिन उस समय की बात करें तो बी आर चोपड़ा ने सबसे पहले महाभारत के ऊपर एक सीरियल निकाला था। तो अपन उसके अंदर ये इस पार्ट के अंदर उनकी बात नहीं करेंगे, यानी कि महाभारत युद्ध की बात नहीं करेंगे, उसमें जन्म की बात नहीं करेंगे। अपन बात करेंगे उस समय का समाज कैसा था, उस समय की परिस्थिति कैसी थी, उस प्रकार से भाई भाई के बीच किस प्रकार का रिश्ता था, बंधुत्व किस प्रकार से होते थे, परिवार किस प्रकार से होते थे, मातृ सत्तात्मक परंपरा चलती थी या पितृ सत्तात्मक परंपरा चलती थी, विवाह कितने प्रकार के होते थे, गोत्र किस प्रकार से होते थे, स्त्री का क्या गोत्र माना जाता था विवाह के बाद। तो इन सभी बातों का जिक्र इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, उनको अपन देख लेते हैं। महाभारत के बारे में सामान्य विवरण, यानी महाभारत है वो क्या था। तो महाभारत है विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम जय संहिता था, इसका प्राचीन नाम जय संहिता भी इसको कहा जाता है, बाद में इसका नाम पड़ा महाभारत। जय संहिता क्यों? क्योंकि संहिता का मतलब होता है शो, जय का मतलब यानी कि जब भीम ने धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे, इसलिए इसका नाम जय संहिता भी इसको कहा जाता है। शस्त्र संहिता भी इसको कहा जाता है, शस्त्र संहिता भी इसको कहा जाता है। तो कुछ फैक्ट है उनको देख लेते हैं अपन। तो देखिए, महाभारत है ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य है ये महाभारत है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दूसरा, इसका प्राचीन नाम है जय संहिता है। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभारत का प्राचीन नाम बताइए, तो महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। बहुत सारी बड़ी एग्जामों में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में इसके रचयिता पूछे जाते हैं। अब देखिए, रचयिता महर्षि वेदव्यास है, ठीक है। महर्षि वेदव्यास इसके रचयिता है, लेकिन लिखा किसने? तो लिखा था अपने गणेश भगवान, जो है गणेश जी है, जिनकी अपन पूजा करते हैं, जिनको सर्वप्रथम पूजा का अधिकार दे रखा है, तो वो देवता है, उन्होंने लिखा था। आपने सीरियल भी देखा होगा, उसके अंदर भी महर्षि वेदव्यास जी है वो अपनी मुख से व्याख्यान करते हैं, और जो अपने गणेश भगवान है वो लिखते हैं। उसके बाद में उनकी जो कलम है वो टूट जाती है, उसके बाद में अपने एक दंत, अपने एक दांत को तोड़ करके उसके बाद में महाभारत का व्याख्यान लिखते हैं। तो इसके रचयिता है वो महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। मूल महाभारत में याद रख लेना विद्यार्थियों, बहुत सी एग्जाम के अंदर, यानी कि आपके इतिहास के अंदर इस पार्ट से अगर छोटे प्रश्न पूछे जाने हैं तो यहाँ से ये प्रश्न जरूर पूछा जाना है कि मूल महाभारत में कितने श्लोक थे, यानी कि मूल महाभारत जो थी उसके अंदर कितने थे और वर्तमान में कितने श्लोक हैं। तो मूल महाभारत के अंदर 10,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 10,000 श्लोक, और जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है? 1,00,000 हो गई है। यानी कि जो मूल महाभारत थी उसके अंदर 10,000 श्लोकों का वर्णन किया गया था। वर्तमान में ये जो संख्या ये बढ़कर 1,00,000 हो गई, यानी कि 1,00,000 से अधिक श्लोक हैं इसके अंदर वर्तमान के अंदर है। यह भारत के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है, यानी महाभारत है ये विश्व के सबसे समृद्ध और सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। समृद्ध का मतलब इसके अंदर पूरा समाज का वर्णन दे रखा है, किस प्रकार से समाज उस समय था और आज के समय है, इस पूरा विवरण है इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद में महाभारत की रचना 1,000 वर्ष तक होती रही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाभारत उस समय लिखा गया, नहीं, 1,000 साल तक इसकी रचना होती गई। लगभग 500 बीसा यानी कि 500 ईसा पूर्व बीसी, लगभग 500 बीसी यानी कि ईसा पूर्व तक इसकी रचना है वो होती रही। महाभारत से उस समय की समाज की स्थिति, सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो महाभारत है उस समय के जो सामाजिक नियम होते थे, उसकी स्थिति होती थी, उसके बारे में जानकारी इसके अंदर मिलती है। महाभारत में शामिल कुछ कथाएं तो इस काल से भी प्रचलित थी, यानी कि महाभारत है उसके अंदर कुछ कथाएं तो उस काल से भी संबंधित थी और कुछ कथाएं हैं वो वर्तमान से संबंधित थी। उस काल की भी कथाएं को जोड़ा गया है और वर्तमान की जो कथाएं हैं इसके अंदर उसको भी जोड़ा गया। तो इस पाठ के अंदर अपन पढ़ेंगे। महाभारत में दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। आप सभी जानते हैं महाभारत आपने देखी है, उसके अंदर कौरव और पांडव दो जो भाई हैं, एक ही कुरु वंश से संबंधित थे दोनों। एक कौरव थे जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे,
दूसरे थे पांडव, जो पांडु के पुत्र थे। देखिए पूरी कहानी नहीं बताई जाएगी, क्योंकि पूरी कहानी अगर महाभारत की अपन सुनाने जाएं तो लगभग काफी लंबा समय है वो निकल जाएगा, क्योंकि आपको शांतनु से शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद में भीष्म का जन्म किस प्रकार से होता है, ये पूरी बातें बताएं तो काफी लंबा वीडियो अपना हो जाएगा। तो अपने जो इंपोर्टेंट है, जो फैक्ट है, उन्हीं को देख लेते हैं। महाभारत की मूल कथा के रचयिता। अब महाभारत की मूल कथा यानी कि प्राचीन समय में जो मूल कथा थी, इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे भाट, जो चारण होते थे, जो राजाओं की उपलब्धियां लिखते थे। जो भाट होते थे यानी कि जो राजाओं का व्याख्यान किया करते थे, राजाओं की उपलब्धियों के बारे में बताते थे, राजा कौन कौन से काम करते थे उनके बारे में बताते थे, तो भाट है, उन्होंने लिखा। और सारथी यानी कि जो राजाओं के रथ चलाने वाले जो सारथी होते थे, उनसे पूछ करके वो फिर महाभारत लिखा गया। तो मूल कथा के रचयिता कौन होंगे? भाट या सारथी। अब एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है? एग्जाम के अंदर ये पूछा था कि संस्करण सबसे पहले किसने किया, यानी कि महाभारत है, इसका सर्वप्रथम संस्करण किनके द्वारा किया गया? तो संस्करण किया गया था V.S. शुनथानकर के द्वारा सन 1919 में। तो समालोचनात्मक संस्करण है वो किसके द्वारा किया गया? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण है वो V.S. शुनथानकर के द्वारा किया गया। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके द्वारा किया गया? इसके अंदर एक शब्द आया, सम आलोचना। सम आलोचना का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से देखना, विश्लेषण करना, उसके गुणों की, उनके दोषों की परख करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? समालोचना का मतलब ये होता है गुण है, जो दोष है, उसकी अच्छी तरह से व्याख्या करना, उसको परखना, अच्छे से देखना। तो इसका मतलब होगा समालोचना का अच्छी तरह से देखना, उसके बाद में विश्लेषण करना, अच्छी प्रकार से किसी भी चीज को देख करके और उसके बाद में विश्लेषण करना, यानी कितना सही है, कितना गलत है, उसको कहेंगे समालोचना। समीक्षा करना, फिर समीक्षा करना। समीक्षा का मतलब क्या होता है? उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। अपन ने किसी चीज को अच्छे से देख लिया, उसका विश्लेषण भी कर लिया, उसके बाद में उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है वो आएगी समीक्षा के अंदर। और गुण दोष की जो परख है वो करना, और उसके बाद में उस चीज का निरीक्षण करना, उसको कहते हैं समालोचना। तो इसी प्रकार से अपने जो विद्वान है V.S. शुनथानकर, इन्होंने सन 1919 के अंदर इस महाभारत ग्रंथ को पूरा देखा, अच्छे से इसने देखा, उसके बाद में उसकी समीक्षा की, फिर विश्लेषण किया, इसके गुण और जो दोष थे उनको उन्होंने परखा, और उसके बाद में इन्होंने प्रस्तुत किया है। V.S. शुनथानकर संस्कृत के विद्वान थे। कौन सी भाषा के विद्वान थे ये? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे संस्कृत भाषा के विद्वान। क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में संस्कृत भाषा ही परम भाषा मानी जाती है, और ये हिंदी की माता भी इसको कहा जाता है। तो ये संस्कृत के विद्वान थे। इसके नेतृत्व में सन 1919 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि महाभारत की समालोचनात्मक संस्करण कब और किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया, प्रस्तुत किया गया? तो आपको लिखना है V.S. शुनथानकर के नेतृत्व में सन 1919 में समालोचना संस्करण महाभारत का तैयार किया गया। आगे बढ़ते हैं। उसमें अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत ग्रंथ की समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में जिम्मेदारी उठाई। V.S. शुनथानकर ही नहीं, इनके साथ और भी बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने इस महाभारत की समालोचना तैयार करने में अपना योगदान दिया, महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई। इस परियोजना के लिए देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। अब यहाँ पर एक शब्द आया, पांडुलिपि, यानी कि पांडुलिपि क्या होती थी? तो पांडुलिपि हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकें होती थी। अपन छठी क्लास में देखते हैं पांडुलिपि से संबंधित एक पाठ आता है कि पांडुलिपियां और अभिलेखों में क्या अंतर है। एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है वहां से। तो पांडुलिपि क्या होती थी? हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकें होती थी। ये भृगुवृक्ष की जो छाल होती थी, भृगुवृक्ष का जो पेड़ होता था, उस हिमालय के अंदर जो पाया जाता था, उसकी छाल से पांडुलिपियां बनाई जाती थी। उसके बाद में धागे के द्वारा सी करके किताब का रूप दिया जाता था, उसको बोलते थे पांडुलिपियां, जो वर्तमान में अपने जो संग्रहालय है, कलकत्ता संग्रहालय है या फिर जयपुर के जो संग्रहालय, वहां पर ये मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से पांडुलिपियां लिखी गई। महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। पांडुलिपि में पाए गए श्लोकों का अध्ययन किया गया। पांडुलिपि के अंदर जो श्लोक है उसका अध्ययन, क्योंकि पांडुलिपि में क्या लिखा करते थे? श्लोक लिखा करते थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो अपना गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका वर्णन किया गया है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। आज जो गायत्री मंत्र अपन बोलते हैं वो सूर्य देवता या सावित्र देवता को समर्पित है। तो अपने जो इतिहास है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने लिए आवश्यक है और वर्तमान में जो वर्तमान युग है उसके अंदर वो चीजें लागू होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उन श्लोकों की तुलना का एक तरीका निकाला गया। विद्वानों ने ऐसे श्लोक को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों में उपलब्ध थे। इस प्रकार से उन्होंने श्लोक निकाले जो लगभग जितनी भी पांडुलिपियां होती थी उसके अंदर वो जो श्लोक है वो सभी उपस्थित थे। अलग अलग जो
इसका जो प्रकाशन है वो 13,000 पेज, 13,000 जो पृष्ठ है उसके अंदर इसका प्रकाशन किया गया है। और इसके अंदर बहुत सारे अनेक खंड है, अनेक, इस ग्रंथ को अनेक खंडों में भी विभाजित किया गया। महाभारत जो युद्ध है वो 18 दिनों तक चला था, आप सभी को पता है। 18 दिनों तक पूरा ये जो महाभारत का युद्ध है ये चलता है। तो इसके अंदर पूरी चीजें हैं वो लिखने के लिए 13,000 जो पृष्ठ है उसका प्रयोग किया गया। अनेक ग्रंथ, यानी कि ये जो 13,000 जो पेज है सिर्फ श्लोकों के लिए इनका वर्णन किया गया, बाकी इसका हिंदी में अगर रूपांतरण किया जाए तो ये बहुत सारे पृष्ठ बन जाएंगे। तो 13,000 पेज थे और विभिन्न प्रकार के जो खंड है उसके अंदर इसको विभाजित किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 साल लगे, 1-2 साल या 10 साल नहीं, बल्कि 47 साल है उस पूरी परियोजना को पूर्ण करने में लगे हैं, यानी कि लगभग लंबा समय है वो इसके अंदर लगा है। इस पूरी परियोजना के बाद दो बातें सामने आती है। जैसे ये पूरी परियोजना पूर्ण होती है, दो बातें हैं वो इसके अंदर निखर करके आती है। पहली बात, उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर के, उत्तर भारत के अंदर अपने भूगोल के अंदर बात करेंगे, उत्तर भारत के अंदर कौन कौन सी जो स्थिति है, भारत के अंदर कौन कौन से भारत के राज्य हैं वो उत्तर के अंदर स्थित है। तो उत्तर भारत के अंदर कश्मीर और नेपाल से लेकर के जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को मिलती है। यानी कि कश्मीर और नेपाल जो उत्तर के अंदर स्थित है और भारत के दक्षिण में जो केरल और तमिलनाडु, उन दोनों जगहों से जो पांडुलिपियां मिली है उसके अंदर एक ही प्रकार की समानता, उन पांडुलिपि में एक ही प्रकार की भाषा, एक ही प्रकार के श्लोक हैं वो देखने को मिलते हैं। दूसरी बात निकल कर आती है, कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के टेक्स्ट में कई क्षेत्रीय भिन्नताएं भी नजर आई। शताब्दियों का मतलब क्या होता है? 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता है। और 1000 सालों का समूह युग कहलाता है। तो कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के टेक्स्ट में कई क्षेत्रीय भिन्नताएं भी नजर आती हैं, यानी कि क्षेत्रीय भिन्नताएं का मतलब लोग किस प्रकार से अपनी जो परिस्थिति की प्रवेश है उसके अंदर रहा करते थे, कौन कौन सी वेशभूषा, कौन सी भाषा का प्रयोग वो लोग किया करते थे, तो इसके अंदर भिन्नता देखने को नजर आई है। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की टिप्पणी और प्रश्न के रूप में किया गया है। 13,000 पेज में से आधे से अधिक इन्हें प्रभेदों की जानकारी है। 13,000 जो पेज है उसके अंदर आधे से अधिक के अंदर इन प्रभेदों की जानकारी दी गई है। वो है बंधुत्व व परिवार की, बंधुत्व और परिवार के बारे में पढ़ते हैं कि भाई भाई के बीच किस प्रकार का रिश्ता उस समय था, परिवार किस प्रकार से कौन सी आधारित संस्था को मानते थे, मातृ सत्तात्मक परंपरा थी या पितृ सत्तात्मक परंपरा थी, उस समय की बात करेंगे। तो परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था होती थी। ठीक है, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था क्या थी? परिवार है वो समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया। जो संस्कृत भाषा है उसके अंदर परिवार के लिए कुल जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। कुल यानी कुटुंब, उसका प्रयोग किया गया है। सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे, एक प्रकार के परिवार है वो नहीं होते थे, अलग अलग जातियों में अलग अलग परिवार को देखने को मिलते थे। तो सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे, विभिन्न परिवारों में सदस्यों की संख्या, एक दूसरे से उनका रिश्ता अलग अलग हो सकते थे। यानी कि परिवारों के अंदर सदस्यों की जो संख्या थी वो अलग थी, कुछ बड़े परिवार होते थे, कुछ छोटे परिवार होते थे, कुछ अमीर परिवार होते थे, कुछ गरीब परिवार होते थे। अलग अलग वर्णों के अंदर अलग अलग परिवार की जो भिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती है। एक ही परिवार के लोग भोजन तथा अन्य संसाधनों को आपस में बांटकर इस्तेमाल करते थे। जो एक ही परिवार के लोग होते थे वो जितने भी संसाधन होते थे उनको मिल बांट कर वो लोग उपयोग करते थे। जो भी संसाधन होता था, जो भी भोजन वगैरह होता था, जो भी संसाधन वगैरह होते थे उनका वो लोग मिल बांट करके आपस में बैठ करके मिल बांट करके प्रयोग करते थे। ऐसा नहीं है कि भाई जिसके पास ज्यादा बल है, ज्यादा शक्ति है, वो ज्यादा उपयोग करेगा, ऐसा उस समय नहीं था। लोग अपने परिवार में मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, परिवार वाले जितने भी सदस्य होते थे वो। छठा है, परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा था, उन्हें संबंधी कहा जाता था। जो भी बड़ा परिवार होता था उन पूरे परिवार के लोगों को संबंधी कहा जाता था। इनके लिए जाति समूह शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता था। अब जितना भी बड़ा परिवार होता था, बहुत बड़ा परिवार होता था, उसके लिए जाति जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया। कुछ परिवारों में चचेरे मौसेरे भाई बहनों में भी खून का रिश्ता होता था, लेकिन सभी समाज में ऐसा नहीं था। अब हम बात करते हैं कि उस समय की व्यवस्था कैसी थी। तो उस समय परिवारों के अंदर पितृवंशिकता व्यवस्था विद्यमान थी। पितृवंशिकता का मतलब क्या होता है? पिता प्रमुख होता था समाज के अंदर। जो पुरुष है, उस जो पुरुष प्रधान समाज है वो व्यवस्था उस समय प्रचलित थी। यानी कि पुरुष का स्थान उस समाज के अंदर ज्यादा प्रबल था, उसकी ज्यादा मानी जाती थी। सभी शक्ति और संसाधन उसके अधिकार के अंतर्गत होते थे।
महिलाओं को या स्त्रियों को कोई भी किसी प्रकार का अधिकार है वो पितृवंशिकता प्रणाली में नहीं दिया जाता था। तो देखिए, पितृवंशिकता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसके अंदर समाज में पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता था। पितृ पितृ का मतलब पिता, और पिता क्या क्या गुण होता है? पुरुष। तो पुरुष के हाथ में सबसे ज्यादा शक्ति होती थी, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था। इस परंपरा में घर का मुखिया पुरुष होता था और उसके पास अधिक शक्ति होती। इस व्यवस्था में पिता के बाद पुत्र को संपत्ति तथा शक्ति प्राप्त हो जाती थी। समाज मिलजुल कर रहता था, परिवार है मिलजुल कर कार्य करता समाज के अंदर थे। लेकिन महाभारत क्यों हुआ? अब इस महाभारत के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर कौरव जो कुरुवंश से संबंधित थे उन्होंने भाग लिया था, और दूसरे थे पांडव, जो पांडु के पुत्र थे, ये भी कुरुवंश से संबंधित थे। तो अब दोनों भाई थे, दोनों भाइयों के बीच विवाद किस प्रकार से हुआ? वर्तमान में देख लो या प्राचीन समय में देख लो, जो जमीनी विवाद हुआ करते थे, जमीन को लेकर के, जो प्राकृतिक संसाधन होता था, जमीन जो होता था, उसको लेकर के विवाद होता था। हालांकि इस युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी था कि पांडवों को आप सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, लेकिन दुर्योधन ने कहा था कि 5 गांव नहीं, सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। इस कारण से महाभारत हुई थी, इस कारण से युद्ध हुआ था। तो इनका एक जनपद पर शासन था, कुरु महाजनपद था, उस पर इन लोगों का शासन था। लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है। इनके बीच भूमि को लेकर के एक युद्ध हुआ, इसमें पांडव है वो जीत गए थे। पांडव जीते क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी थे, अर्जुन के सारथी थे, इस कारण से ये पांडव है ये जीत गए। उनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को घोषित किया गया। उसके बाद भी युधिष्ठिर राजा बनते हैं। पितृवंशिकता प्रणाली में यही होता था, पिता के बाद पुत्र है वो राजा बनता था। पितृवंशिक में पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति, संसाधन तथा सिंहासन पर अधिकार जमा सकते थे। पितृवंशिकता प्रणाली, क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, ज्येष्ठ पुत्र थे पांडु के, इस कारण से वो राजा बनते हैं। पिता के जो सिंहासन होता है उसके ऊपर वो आसीन होते हैं, और उनके जो भी संसाधन वगैरह थे उन पर वो अधिकार करते हैं। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली को अपनाते थे। यदि पुत्र ना हो, कुछ समय परिस्थिति ऐसी होती थी कोई राजा के पुत्र नहीं होता था, तो उसके अंदर उसका जो भाई वगैरह, छोटा भाई वगैरह है, वो राजा बनता था। तो पुत्र नहीं होता था तो भाई या कोई अन्य बांधव उनको उत्तराधिकारी बनाया जा सकता था। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्री को भी सत्ता दी जाती थी। अपन प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त वंश की जो शासिका थी ये एक स्त्री थी, तो इसने अपने पिता की मृत्यु के बाद खुद है ये राजा बन जाती है। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ स्त्री है वो भी राजा बन जाती थी। अब विवाह के नियम पढ़ते हैं कि विवाह कितने प्रकार के होते थे, उसके अंदर कौन कौन से विवाह किस प्रकार से संपन्न किए जाते थे, उनकी अपन बात करेंगे। तो विवाह के नियम, विवाह है उस समय प्राचीन समय में 8 प्रकार के विवाह होते थे। 1-2 प्रकार के विवाह नहीं, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह होते थे। उसमें 4 तो सबसे उत्तम श्रेणी के विवाह माने जाते थे। इसमें सबसे पहले 4 प्रकार के विवाह है वो उत्तम माने जाते थे, और जो बच गए 4 जो दूसरे नंबर के जो विवाह होते थे उसको निम्न श्रेणी का माना जाता था। अब इन विवाह को शास्त्र सम्मत, ये जो पहले वाले 4 विवाह हैं इनको शास्त्र सम्मत माना जाता था, शास्त्र इनकी अनुमति देता था। लेकिन जो अंतिम 4 हैं ये प्रकार के विवाह निम्न कोटि के माने जाते थे। सबसे पहले विवाह की बात करते हैं, ब्रह्म विवाह। तो देखिए विद्यार्थियों, ब्रह्म विवाह क्या होता था? ब्रह्म विवाह समान जाति या वर्ण का विवाह होता था। यानी राजपूत है तो राजपूत लड़की के साथ शादी करेगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लड़की के साथ शादी करेगा। ये होता था ब्रह्म विवाह, जो सबसे उत्तम कोटि का माना जाता था। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अरेंज मैरिज जिसको बोल सकते हैं, तो ये ब्रह्म विवाह होता था। देव विवाह, देव विवाह क्या होता था? कोई भी पुरोहित है किसी राजा या महाराजा का यज्ञ करता था, तो इस पुरोहित को भेंट स्वरूप, पुरुष का स्वरूप कोई कन्या है वो भेंट कर दी जाती थी। उसके साथ वो पुरोहित है विवाह करता था, उसको क्या बोलते थे? देव विवाह बोलते थे। उसके बाद में आश्रय विवाह। आश्रय विवाह में क्या होता था? प्राचीन समय में ये वर पक्ष है, जो कन्या पक्ष है, ये वर पक्ष से एक गाय और बैल का जोड़ा लेकर के ये विवाह संपन्न करते थे, और इस प्रकार का जो विवाह है वो आश्रय विवाह होता था। प्राचीन समय विवाह के अंदर इतना दिखावा वगैरह नहीं होता था, इतना दहेज वगैरह नहीं दिया जाता था, सिर्फ एक गाय और बैल का जोड़ा लेकर के विवाह संपन्न कर दिया जाता था। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या होता था? बिना किसी दहेज के संपन्न किया जाने वाले विवाह, यानी इसमें ना तो कुछ लेना है अगले से और ना ही कुछ देना है। तो इस प्रकार का जो विवाह होता था ये प्रजापत्य विवाह की श्रेणी में आता था। ये तो हो गए 4 उत्तम कोटि के विवाह। उसके बाद में बात करते हैं निम्न कोटि की विवाह का, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब क्या होता है? सोचा और हो गया, यानी कि वर्तमान का प्रेम विवाह जो है ये गंधर्व विवाह माना जाता था। ये तो ये प्रेम विवाह जो होता था, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित है, ये उस समय सबसे निम्न कोटि में माना जाता था। गंधर्व विवाह की श्रेणी में इसको रखा जाता था। उसके बाद में राक्षस विवाह।
राक्षस विवाह के अंदर क्या होता था, कन्या का मूल्य चुकाया जाता था। किसी भी कन्या है उसको खरीदा जाता था, उसका मूल्य चुकाया जाता था, उसको बोलते थे राक्षस विवाह। असुर विवाह, असुर विवाह में क्या होता था, किसी कन्या का अपहरण किया जाता था। ये क्षत्रिय वर्ण में प्रचलित था। कोई भी कन्या है उसका अपहरण कर लेते थे, जो सुंदर कन्या होती थी उसका अपहरण करके उसके बाद में विवाह किया जाता था, उसको बोलते थे असुर विवाह। उसके बाद में सबसे निम्न से निम्न कोटि का विवाह था पेशाच विवाह। पिशाच विवाह में क्या होता था, पेशाच विवाह के अंदर कोई भी कन्या मार्ग में जा रही है, उसका व्यक्ति द्वारा काम भावना के वशीभूत होकर के उस कन्या के साथ संभोग करके उसके बाद में विवाह किया जाता था, इसको बोलते थे पेशाच विवाह। सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता था। उसके बाद में हम बात करते हैं बहिर्विवाह पद्धति की। तो बहिर्विवाह पद्धति क्या होती थी, गोत्र या जाति से बाहर विवाह करने की पद्धति होती थी, उसको बोलते थे बहिर्विवाह पद्धति। अपने गोत्र या जाति से बाहर जो विवाह करते थे उसको बहिर्विवाह पद्धति बोलते। उसके बाद में अंतर्विवाह पद्धति, एक गोत्र या एक कुल या एक जाति या एक ही स्थान में बसने वालों के बीच जो विवाह होता था उसको अंतर्विवाह बोलते थे, इंटरकास्ट मैरिज जिसको बोलते थे। बहुपति प्रथा, एक से अधिक पति होना, ये क्या होती थी, बहुपति प्रथा। एक से अधिक पति होना इसको बोलते थे बहुपति प्रथा। उदाहरण की अगर बात करें तो द्रौपदी है, उसने इस बहुपति प्रथा की बात करते हैं तो एक से अधिक पत्नियां होना, प्राचीन समय में राजा महाराजा होते थे उनकी एक से अधिक पत्नियां होती थी, उसको बोलते थे बहुपत्नी प्रथा। अपने गोत्र से बाहर विवाह करना सही माना जाता था, जो भी गोत्र होता था उसके अंदर विवाह नहीं होता था, गोत्र से बाहर विवाह करने को एकदम सही माना गया। पुत्री को पिता के संसाधनों पर अधिकार नहीं था, जो भी पुत्री होती थी उसको अपने पिता के संसाधनों पर अधिकार नहीं था। बंधुत्व जाति तथा वर्ग, उस पाठ का पहला भाग यानी कि चैप्टर नंबर 3 जो है उसका पहला पार्ट। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसके अंदर आपको और क्या चीज चाहिए, यानी कि नोट्स हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद में प्रश्नोत्तरी भी जल्द से जल्द शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जाते जाते आपको छोड़कर जाते हैं घनश्याम सर के साथ, तो घनश्याम सर आपको कुछ बात बताएंगे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे, अर्थात आप स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि 2 लाइनों के साथ में मैं घनश्याम सर अपने फोक्स अड्डा अपना यूट्यूब चैनल है उनके ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि 2 लाइनों के साथ में बोलना चाहूँगा कि मंजिल कदम चूमेगी, कि मंजिल कदम चूमेगी रास्ता खुद पे खुद बन जाएगा, कि मंजिल कदम चूमेगी रास्ता खुद बन जाएगा। तू रख हौसला बुलंद मेरे दोस्त, तू रख हौसला बुलंद मेरे दोस्त, आसमान भी झुक जाएगा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है। कि मैं आशा करता हूँ आप खुश होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं घनश्याम सर अपने यूट्यूब चैनल फोक्स अड्डा, जो विजय सोलंकी सर और कौशल सर जो सोलंकी सर हैं उनके द्वारा ये संचालित है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना जो फोक्स अड्डा जो यूट्यूब चैनल है इनको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। ये है विद्यार्थियों, इसमें सब्सक्राइब करने वाले जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को आप सब्सक्राइब कराओ जो कलाव रखे हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं, प्लस में 8वीं 9वीं 10वीं के जो SST के जो विद्यार्थी हैं, यानी सामाजिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको आप सब्सक्राइब कराओ ये चैनल, ताकि आपको फोक्स अड्डे के माध्यम से एक अच्छी शिक्षा आपको उपलब्ध हो सके, जिसमें मैं भी आपको बीच बीच में मोटिवेट करने के लिए, अर्थात आपको हिस्ट्री पॉइंट के माध्यम से जो विशेष फैकल्टी है वो भी आपके साथ में जुड़ेगी और अच्छी से अच्छी आपको शिक्षा दे पाएगी। समाचार ये है कि यानी कि आगे की जो सूचना है विद्यार्थियों वो ये रहेगी कि आप अपने यूट्यूब चैनल जो दूसरा जो चैनल है घनश्याम सर हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू के नाम से, क्या नाम से, यानी कि आप हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू लगाओगे या घनश्याम सैनी लगाओगे जिक्के, उनके नाम से जो अपना यूट्यूब चैनल है उस चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करवाना है, ताकि आपके जो बड़े भाई हैं, अर्थात आप 12वीं क्लास के बाद में तैयारी करोगे किसी भी राजस्थान से संबंधित है, जैसे कि राजस्थान पुलिस है, पटवार है, BSTC है, ग्राम सेवक है, LDC है, वीडियो लेक्चर जो भी है, नहीं वीडियो है, RS की जो तैयारी करने वाले हैं, जो प्री की तैयारी करने वाले हैं वो विद्यार्थी है, यानी कि XYZ राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो भी तैयारी करेंगे वो कंटेंट आपको हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू पे मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात ये है इसमें
कि आपको जो ये कंटेंट मिलेगा अपने हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू के ऊपर, हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू के ऊपर जो कंटेंट मिलेगा वो ऐसा कंटेंट मिलेगा कि जो आपने पढ़ा होगा वैदिक सभ्यता। यानी कि वैदिक सभ्यता में क्या होता था कि गुरुकुल के अंदर आश्रम में क्या होता था कि एक गुरु ऐसे पेड़ के नीचे हमारी तरह से बैठा रहता था, सामने उसके जो शिष्य बैठे रहते थे। क्या करते थे, शिष्य ऐसे नीचे अपने कट्टे जो हैं, दरी जो हैं, चटाई जो है वो बिछा करके वो शिष्य बैठ जाते थे, गुरु है अपनी चेयर पर बैठता था। दोनों के सामने कम्युनिकेशन जो होता था, संप्रेषण, वो बिल्कुल आदान प्रदान होता था। न कोई कंटेंट में कोई लेख नहीं थी, न कोई बोर्ड था, न कोई पॉइंटर था, न कोई मार्कर था, कुछ भी नहीं होता था, बिल्कुल मुख जुबानी होता था दोस्तों। उसी प्रकार से हिस्ट्री पॉइंट के ऊपर आपको मैं घनश्याम सर हिस्ट्री पॉइंट के माध्यम से अपने जो विशेष जो फैकल्टी है उनके साथ में ऐसा ही अध्ययन आपको करवाया जाएगा, जिसमें क्या है कि दोस्तों अपना कंटेंट है जो है वो ऐसा रहेगा कि जिसमें आपको कोई लिखित में कि आप दबा दबा लिखते जाओ, आगे टीचर खड़ा है और दबा दबा आप लिख रहे हो अंधाधुंध, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इसमें हमने परिवर्तन ये किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमने ये परिवर्तन किया। पहली बार यूट्यूब चैनल पर आपको ये धमाका मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है कि हम आपको केवल ऑडियो लेक्चर सुनाने के माध्यम से केवल ऑडियो लेक्चर देंगे। आप केवल अपना ईयरफोन लगाओ और सुनते जाओ, बस। जो भी आप काम कर रहे हो घर में, आप किचन में बर्तन साफ कर रहे हो, आटा गूंद रहे हो, ईयरफोन लगाओ, केवल आपको ऑडियो लेक्चर सुनते जाओ। वैसे ही मतलब कोई बाधा नहीं रहेगी उसमें, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं आपको। अगर आप लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हो, कहीं भी अपने घर पे तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो इम्पोर्टेंट जो टिप्स हैं वो बता दी जाएगी, ताकि आप अपने शॉर्ट्स नोट्स जो हैं वो बनाते जाइए। शॉर्ट्स नोट्स बनाने के बाद में आप ऑडियो लेक्चर को सुनो और शॉर्ट्स नोट्स जो हैं अपने मुख्य जो बिंदु है उन पे केवल फोकस रखो, ताकि वो एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पोर्टल पर हो सके, वही बताएंगे आपको दोस्तों। क्या रहेगा कि अपना जो कंटेंट है ये कंटेंट आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि जो RPSC है उनसे संबंधित जो भी एग्ज़ाम होगी, आप 12वीं क्लास करने के पश्चात आप अगर BSTC की तैयारी करना चाह रहे हो, जैसे आप RS प्री की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप L1 की तैयारी करोगे, L2 की तैयारी करोगे, थर्ड ग्रेड की तैयारी करोगे, कहने का मतलब ये है सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फर्स्ट पेपर है, सब्जेक्ट का जो हिस्ट्री का है वो भी आपका ऐसे ही ऑडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करवाने की हम सोच रहे हैं। थीम चलाइए, कहने का मतलब हमने ये हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू के नाम से ऐसी थीम चलाइए, ताकि आपको अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, अधिक से अधिक आपको सहायता मिल सके और आप एक सफल अभ्यर्थी के रूप में उभर कर के हमारे सामने आए और राजस्थान में ऐसा बताए कि हमने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा शिक्षक को देखा है जिसका नाम है घनश्याम सर हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू। इसमें दोस्तों क्या रहेगा कि जो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं, कहने का मतलब 11वीं 12वीं की जो कला वर्ग के स्टूडेंट्स हैं और जो 8वीं 9वीं 10वीं के जो SST के जो विद्यार्थी हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, वो तो करें अपना फोक्स अड्डा जो कौशल सर के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी कि कौशल सोलंकी सर के द्वारा और विजय सोलंकी सर, उनके ऊपर आपको भूमिका बिल्कुल अपनी अच्छी से अच्छी भूमिका निभाएंगे दोस्तों। इसके बाद में जो आपके बड़े भाई हैं या आप भी 12वीं क्लास करने के पश्चात जो तैयारी करोगे, तो हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू के ऊपर आपको मैंने बता दिया कि अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा, ऑडियो लेक्चर मिलेगा। उसमें आपको सभी राजस्थान से संबंधित सभी प्रतियोगी जो हैं SSC GD MTS सब कुछ अपने इसी चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध होता रहेगा। इसमें क्या है कि दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी से मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार आप हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू के ऊपर जाकर के अपनी डेमो क्लास लेकर के देखिए कि हमने पहले जो अपने जो पूर्वज थे वो वैदिक सभ्यता के अनुसार किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते थे, किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते थे, यानी कि अपनी प्राचीन जो शिक्षा थी उसमें और आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत कितना बदलाव हुआ है। उनको दोनों का कम्युनिकेशन करते हुए आप सिर्फ ये देखो कि जो प्राचीन शिक्षा थी वो किस प्रकार से आज हमें प्राचीन शिक्षा के माध्यम से फिर से उजागर किया जा रहा है हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू के माध्यम से। एक बार आप जाकर के हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू को आप ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो अच्छी तरह से। अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बिल्कुल अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर अच्छा लगे तो शेयर करो अधिक से अधिक दबा करके, ताकि हम एक विशेष फैकल्टी के साथ में आपको एक अच्छी शिक्षा है, वो एक कंपटीशन की शिक्षा है, वो अधिक से अधिक आपको उपलब्ध हो सके।